तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर लेके आया हूँ। दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 10th आईसीएससी। इसको बच्चों हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक क्लास 12th में एक सेपरेट पार्ट होता है। वो आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। उसमें ढेर सारी बातें आपको और भी बताई जाएंगी। लेकिन अभी ये बच्चों हम लोग आईसीएससी क्लास 10th के हिसाब से आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों, इसमें देखिए हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान दें कि आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, रेडियो एक्टिविटी की अगर हम चर्चा करते हैं तो चर्चा कहाँ से होती है। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का नाम सुनते ही हमारे मन में बात आती है कि भैया हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए गए थे 1945 में। तो ये एटॉमिक बम जो गिराए गए थे वो इसलिए गिराए गए थे क्योंकि जापान ने बिना बताए अमेरिका के पर्ल हार्बर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसका एक हार्बर है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। तो वहां पर काफी सारे अमेरिका के जहाज खड़े होते थे, जहां पर जापान ने बिना बताए अटैक कर दिया। लगभग उसके 28,000 सैनिकों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया, जहाज सब उड़ा दिए। तो अमेरिका इस बात से बड़ा नाराज हुआ। अमेरिका ने कहा कि जापान को बिना बताए ही अटैक करेंगे। तो जापान की उस समय दो बड़ी फेमस सिटी थी। तो उन फेमस सिटीज का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। उसमें जाकर के उसने एटॉमिक बम ही गिरा दिया। वहीं से बच्चों चर्चा आती है रेडियो एक्टिविटी की। यानी कि बच्चों, जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सभी बच्चों को 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक सभी को पता होता है। आप याद भी करते हैं कि भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक हो गया। इसके बाद आपने ऐसा देखा कि भैया एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने लगते हैं, एटम कंबाइन होकर के, या ऐसे एटम्स आ जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए ऐसे एटम्स आ जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। सारी सब्सटेंस उनको एलिमेंट कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पहुंचते हुए बच्चों ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो 1 से ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं कि किसी भी एटम का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन ऐसा समय आता है एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है 1 से बड़ा हो जाता है। मतलब एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉन्स की संख्या कम हो जाती है। ऐसे केस में उनका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता है, और उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं। और वो अपने आप में स्टेबिलिटी पाने के लिए रेडिएशंस करते हैं। और रेडिएशंस का नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन करते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप ही कर देते हैं। कुछ को इंडक्शन देना पड़ता है, कुछ को इंड्यूस करना पड़ता है। वहां पे काम आती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, ये है इस चैप्टर का एक मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया कि भैया इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अब प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस चैप्टर में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स कुल मिला करके करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए काम आपका खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास इस चैप्टर को अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब ये जानकारी में आपको कौन सी जानकारी जुटानी है, क्योंकि बेसिकली चैप्टर जो है बच्चों एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो उस थ्योरेटिकल चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिस्कशन करके बताते हैं, उसको आप जरूर ध्यान से देखिए। कि भाई अगर रेडियो एक्टिविटी आता है एग्जाम में तो रेडियो एक्टिविटी में आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जाती है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की। ये प्रॉपर्टीज बच्चों आपको हर हालत में एग्जाम में तैयार करके जानी है। क्या तैयार की जानी है? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। इनको बच्चों याद करने के लिए एक टेबल बना के दे दी जाती है। उस टेबल के थ्रू बच्चे जो है एग्जाम में अपना बढ़िया काम करके आते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। क्या बतानी है? अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस के लिए। तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं
उनको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी, दिस इज रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी, ये देखो बच्चों, गूगल ने हमारा नाम सुन लिया और तुरंत रेडियो एक्टिविटी पहले से ही डलवा दी हेडिंग। इसको बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बारे में समझ जाते हैं। तो बच्चों, ये हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, ये कब क्रिएट होते हैं? जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके करते हैं अपने आप में स्टेबिलिटी पाने के लिए। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिनमें न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से बड़ा हो जाता है। तो अपने आप में स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं? डिके करते हैं, और डिके करते हैं और उसमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग यहाँ पर डालनी पड़ेगी, दिस इज योर डिस्टिंक्शन। क्या है बच्चों ये? डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ये बच्चों आपको हेडिंग मैंने डाल दी है। तो ये बच्चों हमने आपको ये हेडिंग डाल दी है, और ये अब हम इसको कंप्लीट करते हैं कि भैया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्टिंक्शन, यानी कि कंपैरिजन से हम इसको जल्दी याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अल्फा रेडिएशन, फिर सेम गैप बनाना होगा बीटा रेडिएशन। तो ऐसा कुछ गैप क्रिएट कर लीजिए, बल्कि एक इक्वल दूरी पर कर लीजिए ताकि कोई अंतर ना रहे, एक यहाँ एक यहाँ। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो जो एक यहाँ और एक यहाँ लाइन बना लेते हैं। सारे प्यारे बच्चे तैयार हो जाएं और सही आंसर दें। तो बच्चों, अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का और गामा पार्टिकल का नेचर पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, फिर यहाँ पे लिखेंगे बीटा पार्टिकल्स के बारे में, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? गामा रेडिएशंस के बारे में, या गामा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन। क्या लिख सकते हैं? गामा रेडिएशन। लिखिए भाई, RADIA। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो बच्चों, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। जैसे आपने हीलियम का नाम सुना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम में से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी हम बाहर निकाल लेते हैं तो हीलियम +2 बन जाए। अब हीलियम +2 होने का मतलब ये है कि इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी बाहर निकल गए। तो बच्चों, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, यानी कि इसका द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, ये मैंने आपको एक गहराई में बात बताई है, ये बुक में भी नहीं लिखी है। मैंने आपको ये बताया कि भैया हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। आपने उसमें +2 लगा दिया तो जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी चले गए। भाई प्रोटॉन अभी भी 2 है, लेकिन प्लस या माइनस करने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है। तो मैंने +2 किया तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो भी चले गए। अब ये इस एटम का, यानी कि He+2 का जो एटम जो है, He+2 उसका जो न्यूक्लियस होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि भाई अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, लेकिन अगर आप बहुत गहराई में नहीं समझना चाहते तो आपको ये याद रखना होगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या है? ये बेसिकली है एक स्ट्रीम होती है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। भाई ये बात समझ पाए? दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या होता है? वो बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव हीलियम एटम, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव हीलियम एटम। बच्चों, बुक में सही से नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको सही से बताया। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना? ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
या आयंस भी लिख सकते हो, लेकिन आयंस सही नहीं है, तो आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लिखो। दैट इज एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली बच्चों, बीटा पार्टिकल एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और सारे बच्चे जानते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। कौन बताएगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? 1.6। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो क्लास 6 से आपको बताया जा रहा है। अब आप 10th में आ चुके हैं 10 to the power और minus नहीं बता पाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा 6 और आप उसको बता नहीं पा। बच्चों आप सोच लीजिए, आपने स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ और एक इलेक्ट्रॉन पे जो बच्चों चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले इंसान का नाम है जे जे थॉमसन। क्या नाम है? जे जे थॉमसन। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, गामा रेडिएशंस क्या होते हैं? ये होते हैं हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, यानी गामा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये होता है। ये बच्चों आपको ध्यान देना। अब बच्चों और क्या हो सकता है भाई? अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो नियरली होती है, चलिए स्पीड हो सकता है आप याद ही ना रख पाए, तो कुछ और आप सोच लीजिए कि भैया आप क्या और बता सकते हैं, है ना? तो आप सोच के बता दीजिए, आप जो बताएंगे वही मैं लिख दूंगा, अगर आपको लगता है कि भाई हम वही चीज लिख दें। तो ये तो अभी बच्चों हमने बताया कि भैया बीटा पार्टिकल्स एक तरह से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। गामा रेडिएशंस हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव हीलियम एटम का न्यूक्लियस होते हैं। यानी कुल मिला के अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो स्पीड आप लिख सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है नियरली, देखो इनकी स्पीड लिख लीजिए, इनकी स्पीड होती है नियरली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड क्या होती है? अबाउट 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यानी स्पीड ऑफ लाइट की जो 90% स्पीड होती है वो बीटा पार्टिकल्स की होती है। तो लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3 × 10⁸, उसका 90% निकालोगे तो वो आएगा 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इनकी स्पीड जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए हैं, उनको याद रखिए। अब बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब, पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? चलिए, तो पेनिट्रेट करने का मतलब होता है एक जगह से पार करके दूसरी तरफ जाना, छेद करके, उसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन। तो अल्फा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन होता है बच्चों काफी स्मॉल पेनिट्रेशन होता है। क्या होता है? स्मॉल पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर। इनका बच्चों थोड़ा सा लार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स का, अप टू फ्यू मीटर्स इन एयर, अप टू फ्यू मीटर्स इन एयर। और बच्चों इनका क्या होता है? इनका होगा वेरी लार्ज, इनका बहुत ज्यादा होता है, अप टू फ्यू 100 मीटर्स इन एयर, अप टू फ्यू 100 मीटर्स इन एयर। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात बच्चों आपको ध्यान देनी होगी। अब बच्चों आपको ध्यान देना है आयनाइजिंग पावर का। तो बच्चों आप लोग अब ध्यान दीजिएगा आयनाइजिंग पावर के ऊपर। ठीक है, तो आयनाइजिंग पावर बच्चों आप समझ लीजिए क्या होती है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम 10,000 टाइम्स ऑफ गामा, यानी इसकी मैक्सिमम होती है आयनाइजिंग पावर किसकी? अल्फा पार्टिकल्स।
तो इसकी मैक्सिमम होती है, इस मैक्सिमम ऐसे लिख लो, बल्कि वैल्यू मत लिखो। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है। इसकी होती है लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, लेस देन अल्फा पार्टिकल्स। और बच्चों इसकी क्या होती है, इसकी बच्चों होती है मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पेनिट्रेशन बताया और आयनाइजिंग पावर बताई। तो बच्चों अगर आप याद रख पाओ तो एक ऑर्डर ही याद रख लो कि आयनाइजिंग पावर जो होता है ये आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर है, और अगर पेनिट्रेशन का ऑर्डर होता है तो वो बच्चों पेनिट्रेशन का ऑर्डर ये है। आप ऐसे समझ लो, ये आयनाइजेशन का ऑर्डर है। किसका? आयनाइजेशन का ऑर्डर है। और ये पेनिट्रेशन का ऑर्डर, यानी बीटा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो, और गामा पार्टिकल्स का जो पेनिट्रेशन होता है वो, उनके बीच में सब एक रिलेशन। तो बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन किसका होता है? सर उसका अच्छा, आप देख के भी एक नहीं बता पा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स का होता है, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन गामा पार्टिकल्स का होता है। तो ये बच्चों आपको ये डिफरेंस किसी भी हालत में तैयार करना है, ठीक है? तो अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो समझ लीजिए काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये डिफरेंस बच्चों आपको जरूर तैयार करना है। और शॉर्ट में मैंने ये बता भी दिया है कि अगर आप भूल जा रहे हैं तो आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है इसमें बच्चों? इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कभी भी किसी एटम से अगर रिप्रेजेंटेशन कराना है तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? नीचे बच्चों क्या होता है? नीचे होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है? मास नंबर। कहने का मतलब, अगर तुमने किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल्स को बाहर कर दिया, यानी क्या किया? अल्फा पार्टिकल का इमिशन किया, तो अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो बच्चों ऐसे होता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स का बच्चों अगर इमिशन हो रहा है तो क्या होता है? उस एलिमेंट में मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आ जाती है, और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आ जाती है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताइए जिसपे क्वेश्चन 100% है। ये स्कूल में भी आपको लिखवाया गया है नोट्स में, और टीचर ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि भैया इसको तैयार करके जाना कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन से मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है अगर आप क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन का। तो ये बच्चों प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल इमिशन, ठीक है? इसको बच्चों याद रखिए। अच्छा, अब क्या हुआ? अगर आपको देखना है कि भैया इसका एक लाइव एग्जांपल बताइए, तो लाइव एग्जांपल बच्चों हम एक देते भी हैं आपको। देखिए भाई, एग्जाम्पल जैसे बच्चों यूरेनियम होता है। आज की डेट में यूरेनियम सभी को पता है कि भाई रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ये यूरेनियम का है एटॉमिक नंबर, और ऊपर बच्चों लिखा है मास नंबर। आपने यूरेनियम से क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बाहर कर दिया, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो गया, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। अब क्या होगा? अब जो भी एलिमेंट होगा बच्चों उसका नाम होता है थोरियम। क्या नाम होता है? थोरियम। अब एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी करो तो ये 90 हो गया, और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी करो तो ये 234 हो गया, ठीक? अब ध्यान दो, ये बच्चों आपके पास एक लाइव एग्जांपल है कि यूरेनियम कभी भी डिसइंटीग्रेट करता है, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन करता है, तो थोरियम का फॉर्मेशन होता है। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि क्या हमें करना है, कैसे हम एग्जाम में करेंगे, ठीक है? हाँ, तो बच्चों अगर हम अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन देखें तो हमने समझ लिया कि भैया अल्फा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है? अल्फा पार्टिकल के इमिशन से बताओ क्या होता है? अच्छा, आप लोग ने कुछ नहीं पढ़ा? चलिए बाद में देख लीजिएगा। चलिए, अब बच्चों आपको बताना होगा बीटा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है। अब आपने कोई एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट में हम बीटा पार्टिकल का इमिशन करेंगे। चलिए, तो लिख लीजिए बीटा पार्टिकल इमिशन, बीटा पार्टिकल इमिशन। तो बच्चों क्या होता है बीटा पार्टिकल इमिशन में, ये समझना पड़ेगा। यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसने बीटा पार्टिकल का इमिशन किया। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है?
ये उसका मास नंबर, ये उसका एटॉमिक नंबर। तो बीटा पार्टिकल के इमिशन से जो भी एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है और मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको अल्फा पार्टिकल्स के लिए बताया था कि भैया अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो क्या होता है, बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है। तो बीटा पार्टिकल निकलने से बच्चों मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 यूनिट से बढ़ जाता है। ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी। अब बच्चों हम गामा पार्टिकल इमिशन लिख लेते हैं। गामा पार्टिकल इमिशन, गामा पार्टिकल इमिशन से बच्चों क्या होता है ये भी हमें समझना है। गामा पार्टिकल इमिशन से क्या होता है। तो बच्चों यदि कोई एलिमेंट है, ये उसका मास नंबर, ये उसका एटॉमिक नंबर, अगर आपने क्या किया भाई, गामा पार्टिकल का इमिशन कर दिया, ये गामा बाहर निकल, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ना मास नंबर पे प्रभाव पड़ता है ना एटॉमिक नंबर पे प्रभाव पड़ते हैं, वो एज इट इज सेम रहता है। तो प्यारे बच्चों आपने एक डिफरेंस और पढ़ लिया कि अल्फा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है, बीटा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है, और गामा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है। इसी में बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स भी बने हुए हैं। वो न्यूमेरिकल्स आपको स्कूल में गला फाड़ फाड़ के टीचर ने करवाए भी हैं और आपको नोट्स भी दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चों इतना पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो उसके बाद बच्चों आपके पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो यहाँ पर लिखी है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों क्लास 9th की है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन अब आपको याद करने जाने पड़ेगी। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये बच्चों डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, अपने केमिस्ट्री के पहले वाले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में लगातार आइसोटोप्स की डेफिनेशन आती रही। वही सेम डेफिनेशन बच्चों आपको यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में भी देखने को मिली है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि अगर आप आइसोटोप्स बोलेंगे तो किस तरह से बोलना है, और अगर आइसोबार्स बोलेंगे तो आपको किस तरह से करनी है। आइसोबार्स में बोलते हैं द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नोन एज आइसोबार्स। और आइसोटोन्स क्या होता है, द एटम्स हैविंग डिफरेंट, द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स उसमें अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। मतलब उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए। नहीं समझे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइसोटोन्स का मतलब ये होता है कि उनका दैट इज डिफरेंट जेड एंड ए बट सेम ए माइनस जेड, मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बच्चों आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा क्योंकि आइसोटोन्स ज्यादातर बच्चे बता नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो पहले ही चैप्टर से सब बिलोंग कर रहा है। तो ये बच्चों हो गई आइसोटोप्स की डेफिनेशन जो मैं आपकी नोट्स में डाल देता हूं। ये बच्चों हो गई आपकी आइसोटोप्स की डेफिनेशन, इसको आपको तैयार करना है हर हालत में। उसके बाद बच्चों हम आइसोबार्स की भी दे देते हैं आपको। ये बच्चों आपके पास डेफिनेशन आ गई आइसोबार्स की। तो प्यारे बच्चों भाई अच्छे से करना है, नहीं करेंगे तो नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कम आएंगे, है ना। उसके बाद आइसोटोन्स। प्यारे बच्चों ये हो गया आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के लिए बच्चों आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि उन एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, उनको हम लोग आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, इतना ही आप कर लीजिए, उतने से ही काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अब आपको क्या करना है भैया, इस जो थ्योरी दी है इस थ्योरी से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज दी गई है। तो एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस 1 से 10 तक कॉपी में लिख करके आएंगे। तो एक्सरसाइज आपके पास दी गई है उसमें 1 से 10 क्वेश्चंस के आंसर्स
आप कॉपी से लिख करके आए। जिन बच्चों के पास बुक्स है उसमें 1 से 10 क्वेश्चन आपको स्कूल में भी कराए गए हैं। नहीं आता है तो बुक से ढूंढ ढूंढ के लिखिए, लेकिन आपको 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आपको करके आने हैं। तो ये बच्चों आपका काम है 1 से लेकर 10 तक। तो बच्चों हम क्वेश्चंस बल्कि बढ़ा देते हैं। आप ऐसा करिएगा कि जितने भी प्यारे बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं वो ऐसे समझ लें कि भैया आपको जो है 1 से 10 क्वेश्चन जो हमने कहे हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको 1 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करते हैं। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप टिक करके आगे कहते हैं सर हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 से 10 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करके आए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा 1 से 15। तो बच्चों ये आपका हम होमवर्क ऐड कर देते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो उससे आपका बहुत काम बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस बस इतने से ही आपका काम बना देगा। तो होमवर्क क्या है, जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं उनका होमवर्क ये है कि आपको एक क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन कितने हैं ऑब्जेक्टिव 15, ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कर ले, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक ये बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले कर। अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये जो है बच्चों पेज नंबर 315 पे। तो बच्चों आप इतना काम करके आइए, फिर मैं आपको रेडियो एक्टिविटी की चर्चा और करूंगा ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान हो।